नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी एक और वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्टिकल 16 के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 16 के बारे में। आर्टिकल 15 और 14 पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आर्टिकल 16 को इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता को जो है सुनिश्चित करता है। यहाँ पर लोक नियोजन का आप समझ सकते हैं सरकारी नौकरी से, तो इन संबंध में जो है इन विषयों के संदर्भ में जो है अवसरों की समानता सुनिश्चित करता है। आपको पता होगा आर्टिकल 14 से लेके जो 18 तक है अवसरों की समानता या फिर समानता, इक्वलिटी से रिलेटेड है ये सारे आर्टिकल्स। तो यह लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता को सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 16 क्लोज 1 को देख लेते हैं हम। इसमें लिखा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संदर्भ में समानता होगी, यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी, चाहे वह राज्य सरकार के अधीन हो या केंद्र सरकार के अधीन, उसमें जो है अवसरों की समानता होगी, है ना। किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव किन आधारों पर नहीं किया जा सकता, वो आर्टिकल 16 क्लोज 2 में लिखा है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला अपात्र नहीं होगा। ठीक है। आर्टिकल 15 में जो है ये 5 चीजें लिखी हुई थी। धर्म लिखा हुआ था, जाति थी, लिंग थी, मूल वंश और जन्म स्थान था। यहाँ पर एक चीज और ऐड हुई है, वो है निवास स्थान, यानी कि निवास स्थान के आधार पर भी, डोमिसाइल के आधार पर भी आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते कि वो कहाँ पर रह रहा है। जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं, यूपीएससी जैसी सर्विसेज जो पूरे देश के लिए होती हैं, वहाँ पर ये नियम अच्छे से लागू हो सकता है कि वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आप इस राज्य से तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई नहीं कर सकते या आप ये नौकरी नहीं ले सकते। ऐसे कोई नहीं है इसमें। इन 6 आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। आप योग्यता के आधार पर विभेद कर सकते हैं कि एक विशेष क्वालिफिकेशन चाहिए आपको कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर फिजिकल, तो ही आप इस नौकरी में आ सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इन 6 आधारों पर तो बिल्कुल भी भेद करने की सोचना भी नहीं। आर्टिकल 16 क्लोज 3 को देखते हैं। यह कहता है कि संसद जो है विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में या फिर निवास स्थान के आधार पर जो है विधि बना सकती है। कहने का मतलब यह है कि संसद एक विधि बना सकती है जिसमें लोक नियोजन सरकारी नौकरियां जो है उनमें निवास स्थान के आधार पर विभेद कर सकती है। यहाँ समझिएगा कि आर्टिकल 16 क्लोज 3 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आर्टिकल 16 क्लोज 3, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है, यानी कि किन आधारों पर या फिर किस स्थान के आधार पर जो है विभेद किया जाएगा निवास स्थान के आधार पर, यह सिर्फ संसद डिसाइड करेगी और राज्य सरकार नहीं डिसाइड कर सकती। आर्टिकल 16 क्लोज 3, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, आर्टिकल 23 बाल श्रम वगैरह, आर्टिकल 33 मार्च वो विशेष संस्थाओं पर जो है उनके मूल अधिकार को सीमित कर देना, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ से रिलेटेड है। इन सबको समझाएंगे आपको आगे आने वाली वीडियोस में। तो कुल मिला के आर्टिकल 16 क्लोज 3 यह कहता है कि संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर विभेद कर सकती है या फिर रिजर्वेशन दे सकती है। आर्टिकल 16 क्लोज 4 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि लोक नियोजन में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु विशेष उपबंध किए जा सकते हैं, यानी कि SC, ST, OBC जैसी जातियां जो है सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं उनके लिए विशेष उपबंध का मतलब यहाँ पे बहुत सी चीजें हो सकता है, जैसे कि आरक्षण। ठीक है, एक तो आरक्षण हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, आपने देखा होगा किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हो, किसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, या फिर किसी कॉलेज में आपने फॉर्म अप्लाई किया हो तो वहाँ पर सीट रिजर्व रहती है ना 27% गवर्नमेंट जॉब में। या फिर किसी नौकरी का आपने फॉर्म अप्लाई किया तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि SC, ST के लिए इतनी फीस है, 100 रुपये है। ठीक है, EWS के लिए या फिर जनरल कैटेगरी के लिए वो वही फीस 300 रुपये हो जाती है। तो किस आधार पर होती है, वो इसी आधार पर होती है कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 4 के आधार पर। आर्टिकल 16 क्लोज 5 और 6 को भी देखते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कुछ समितियों के बारे में, जैसे कि कालिका समिति, BP मंडल आयोग। ठीक है, और एक 1992 में केस हुआ था, उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखते हैं अभी आर्टिकल 16 क्लोज 5 को। तो दोस्तों मैंने आपको आर्टिकल 16 क्लोज 1, 2, 3 और 4 के बारे में बता दिया। आर्टिकल 16 क्लोज 5 को देखते हैं, जिसमें लिखा है कि धार्मिक या फिर सांप्रदायिक संस्था में विशेष धर्म को जो है वरीयता दी जा सकती है। कुल मिला के बात यह है कि किसी विशेष धर्म की कोई संस्था है या फिर सांप्रदायिक संस्था है, जैसी कोई मान लीजिए मदरसा है या कोई हिंदू धर्म की कोई संस्था है, उसमें विशेष धर्म को जो है वरीयता दी जा सकती है। जैसे कोई मदरसे में यह नियम बनाया जा सकता है कि इसमें मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं या फिर मौलाना हैं वही शिक्षा दे सकते हैं, तो यह किया जा सकता है। आप जो है आर्टिकल 16 को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखिए हमारे साथ भेदभाव हुआ है, धर्म के आधार पर हमें नियुक्ति नहीं दी गई, तो यहाँ पर विशेष उपबंध किया जा सकता है किसी विशेष धर्म के लिए। आर्टिकल 16 क्लोज 6 कहता है कि 10% आरक्षण। ठीक है, हाल ही में जो है EWS कैटेगरी को, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उसको 10% आरक्षण दिया गया है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम से।
ठीक है। 103 CAA से जो है इसको 10% आरक्षण दिया गया है। तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में लिखा है। तो आर्टिकल 16 को पूरा मैंने आपको समझा दिया है, आप चाहे तो दोबारा देख लीजिएगा इसको। अब देखते हैं कुछ समितियां इससे संबंधित जो है कि SC ST की देखिए, SC और ST जो है SC ST जाति है उसके लिए एक सूची बना दी गई थी पहले ही 1934 में 1935 में, ठीक है। एक पहले सूची बना दी गई थी कि ये जातियां SC ST में होंगी, लेकिन OBC के बारे में कुछ विशेष बंद नहीं किए गए थे कि OBC क्या होंगी या फिर सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बारे में। तो इसके लिए काका कालेकर समिति बनी थी 1955 में, ठीक है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो पिछड़ापन है कि कोई जाति पिछड़ी हुई है या नहीं समाज में, वो ऐतिहासिक आधार पर देखा जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम पे अगर किसी विशेष जाति का कोई भी व्यक्ति जो है अरबपति हो या फिर संसद में बैठा हो, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का। अगर वो ऐतिहासिक आधार पर बहुत या 50 साल पहले या 100 साल पहले जो है पिछड़ा वर्ग था या निम्न जाति में था, तो उसे आरक्षण या फिर विशेष उपबंध उसके लिए किए जा सकते हैं। वर्तमान स्थिति को नहीं देखा जाएगा कि उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है या फिर उसके पास कितना पैसा है, वह जाति मेजोरिटी में है या माइनॉरिटी में है, ठीक है। इसके बारे में कुछ नहीं देखा जाएगा। अगर वह ऐतिहासिक आधार पर पिछड़ी हुई जातियों में थी तो अब भी पिछड़ी हुई जातियों में ही होगी और उसके विशेष उपबंध किए जाएंगे। बीपी मंडल आयोग ने भी यही रिपोर्ट दी 1978 में, और इसके आधार पर वीपी सिंह सरकार ने जो है यह बिल पास किया कि आरक्षण दिया जाएगा 27%। आरक्षण 1990 में 1990 में किया गया था। इसके बाद में 1992 में नरसिम्हा राव सरकार जो थी उसने एक अलग से काम किया कि 27% रिजर्वेशन तो दिया SC ST को, साथ ही साथ 10% आरक्षण जो EWS का मैंने अभी आपको बताया, यह 10% आरक्षण जो है 1992 में भी दे दिया गया था। लेकिन 1992 में एक केस और हुआ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने यही बात कही कि सांप्रदायिक या फिर ऐतिहासिक आधार पर जो है पिछड़े वर्गों को नामित किया जा सकता है। तो उस केस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यह था आर्टिकल 16 और जो भी समितियां इससे संबंधित बनी थी, जैसे काका कालेकर समिति, बीपी मंडल आयोग और नरसिम्हा राव सरकार ने या फिर वीपी सिंह सरकार ने जो भी बताया इसके बारे में, जो भी कानून लेके आए, जो भी अधिनियम लेके आए, वो मैंने आपको बता दिया है। आर्टिकल 16 में इतना ही था। अभी अगले वीडियो जो हम देखेंगे कि 81वां संविधान संशोधन था वो क्या था, कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है, ठीक है। वरिष्ठता में पदोन्नति में वरिष्ठता कैसे स्थापित होगी, कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है, ये भी इससे रिलेटेड है। सरकारी नौकरियों में कैसे होता है SC ST OBC को, अगले वीडियोज में वो देखेंगे। कुछ केसेस को भी देखेंगे इससे संबंधित जो केस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।